गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कटुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था परमाणु संरचना, उसमें हमने नील्स बोर का मॉडल पढ़ लिया था। उसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर ली थी। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा होती है, प्रत्येक कोश की ऊर्जा भी हमने ज्ञात कर ली थी। इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की और उस कोश की त्रिज्या, ये अपन ने ज्ञात कर ली थी। अब जो हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले उसके बारे में बताऊंगा। और ये कहां से शुरू हुआ? रदरफोर्ड के मॉडल में एक कमी आई थी जो मैंने आपको लिखवाई थी कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो असतत प्राप्त होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि होना सतत चाहिए था। तो रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होता है, सतत स्पेक्ट्रम क्यों नहीं प्राप्त होता, इसकी व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा की गई। तो उसी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बता देता हूं, बेसिक उस चीज से ही चलते हैं। स्पेक्ट्रम आप लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे। स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में आपने प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट वाला। तो उसमें परावर्तन और अपवर्तन दो घटनाएं पड़ी होंगी, प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रकाश का अपने पथ को परिवर्तित कर लेना, यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन के कारण ही हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है कि जब हम सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, ये प्रिज्म है कांच का बना हुआ, इस प्रिज्म से जब सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है, सूर्य का प्रकाश, तो वैसे तो ये किरण सीधी की सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपवर्तन के कारण हमें जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है। इस तरह से ये 7 रंगों की हमें पट्टिका प्राप्त हो जाती है, जिसमें ऊपर ही ऊपर यहां तो रेड और नीचे वायलेट और ये बीच में ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर। ये जो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। 7 रंग दिखाई देते हैं, एक दूसरे में मिले रहते हैं। लाल रंग ऑरेंज में, ऑरेंज येलो में, येलो ग्रीन में, आपस में लगातार कंटिन्यूस 7 रंगों की क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो इन 7 रंगों से मिलकर बना है विभ की ओर से, ये आप जानते हो। तो ये जो रंगीन पट्टिका प्राप्त होती है, चमकीली रंगीन पट्टिका, इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रम है सतत स्पेक्ट्रम, क्योंकि सारी चमकीली पट्टिकाएं एक दूसरे से मिली हुई हैं। बीच में कोई डार्क पट्टिका नहीं है, काली पट्टिका नहीं है, या बीच में कुछ गैप नहीं आ रहा। सारी चमकीली पट्टिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम। तो अपन इसको कैसे करेंगे परिभाषित? सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर
सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है, और जो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम प्राप्त क्यों है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है, और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है विचलन, इसलिए ये सबसे नीचे दिखाई देता है। मतलब है जो विचलन है, जो तरंग दैर्ध्य इधर की ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य तो बढ़ती है और आवृत्ति आपकी न्यू घटती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, तो इसका विचलन क्या होगा? सबसे कम। तो जो विचलन होता है, ये याद रखो, प्रकाश के पथ से विचलन है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/λ। मतलब जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका विचलन सबसे कम होगा, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है वायलेट की, तो उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो ये आपका क्या हो गया? स्पेक्ट्रम हो गया। अब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखो स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। अगर हम परमाणु या अणुओं की स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्योंकि कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ ऊर्जा को अवशोषित करता है और ऊर्जा को फिर उत्सर्जित भी करता है। तो हमें 2 तरह के स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकते हैं उससे। और जिस समय वो अवशोषण कर रहा है ऊर्जा का, तो उस समय अवशोषण स्पेक्ट्रम, और जिस समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो उस समय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ठीक है भाई, तो इसके बारे में देखेंगे अपन। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो आप लोग इसको वो करें, कर लिया भाई नोट? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त, पहले तो स्पेक्ट्रम
प्राप्त क्यों होगा, कैसे प्राप्त होगा, इस चीज को समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद अपन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु में ये नाभिक है, ये इसका पहला कोश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आप सबके बारे में जानते हैं KLMN, KLMN कोश है। सबकी ऊर्जा आपने ज्ञात की है। पहले कोश की जो ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पहले कोश की ऊर्जा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तीसरे की 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही चलती है। फिर 0.0, लास्ट में 0 हो जाती है। जहां 0 हो जाती है वो अनंत कोश आ जाता है, मतलब बाहर हो जाती है। ये कोई खास बात नहीं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं गर्म करता हूं, हीट देता हूं, ऊष्मा ऊर्जा देता हूं। ऊर्जा दी तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूनतम ऊर्जा वाला है -13.6, इससे उच्च ऊर्जा के जितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन उस कोष में चला जाएगा। मान लीजिए पहले कोष से ये तीसरे कोष में जाता है, यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना। सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में आ गया, चौथे में कोष में आ गया इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक चीज याद रखिए बेटा, बेसिक चीज है कि किसी भी निकाय की जितनी ज्यादा ऊर्जा होती है उसका स्थायित्व उतना ही कम होता है। मतलब जो स्थायित्व है वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है। इस चीज को अपने माइंड में बैठा लीजिए। तुम्हारी ऊर्जा, अगर तुम में ऊर्जा ज्यादा, एनर्जी ज्यादा है तो तुम खेलते कूदते डोलते हो, इधर उधर भागोगे, ठीक है ना। तो स्थायित्व कम हो गया। स्थायित्व किसको कहते हैं, जो आराम से स्टेबल हो जाए, बैठा रहे। तो अगर तुम्हारी ऊर्जा ज्यादा है तो तुम्हारा स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। खुद पर ही अप्लाई करके देख लो। और मान लो तुम्हारे में ऊर्जा नहीं है, खाना ने खाने को नहीं मिला, भूखे प्यासे हो, तो क्या तुम घूम फिर पाओगे, डोलोगे या खेलोगे कूदोगे, नहीं। एक जगह सुटसाट होके बैठ जाओगे, लो भाई खाना मिलेगा जब कुछ करेंगे, पड़ जाओगे, कमजोर हो जाओगे। तो इसका मतलब अगर एनर्जी अधिक है तो स्थायित्व क्या होगा, कम, और एनर्जी कम है तो स्थायित्व क्या होगा, अधिक, स्टेबिलिटी। तो यहां पर भी देखो, अब इसकी ऊर्जा बढ़ गई, इस तंत्र की ऊर्जा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा बढ़ गई तो इसका स्थायित्व क्या हो गया, घट गया। अब प्रकृति में प्रत्येक चीज, प्रत्येक निकाय स्थायित्व में रहना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नीचे आएगा। देखो यहां तो इसने क्या किया, ऊर्जा अवशोषित की, ऊर्जा अवशोषण, ऊर्जा अवशोषण करके उच्च में चला गया। लेकिन उच्च ऊर्जा की जो अवस्था है वो कम स्थायी होती है, तो इलेक्ट्रॉन वापस से निम्न ऊर्जा में आएगा। अब जब निम्न में आएगा तो ये क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ये यहां से इसमें आएगा वापस, तो अब क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन। और ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में करेगा। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिसकी एक निश्चित तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति होगी। अब कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं ज्ञात कर लो। इन दोनों ऊर्जा स्तरों की क्या करो, ऊर्जा ज्ञात कर लो, तो आपको पता लग जाएगा दोनों के अंतर के बराबर। भाई इसकी कितनी ऊर्जा है, इसकी कितनी ऊर्जा है, दोनों का ऊर्जा अंतराल ज्ञात कर लो, आपको उसका पता लग जाएगा। ठीक है भाई। डेल्टा ई, इस विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो उत्सर्जन करेगा, ये यहां से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेगी। डेल्टा ई बराबर क्या होगा, वो एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। और डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी,
तो E4 माइनस E1, भाई E4 की ऊर्जा माइनस E1 की ऊर्जा, ये होगी इसकी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन। तो ये चीज आपके समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन क्यों ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या क्यों अवशोषण करेगा, और वो ऊर्जा क्वांटीकृत होगी। वो ऊर्जा क्या होगी, क्वांटीकृत ऊर्जा के पैकेट्स। भाई ये नहीं है सतत होगा, भाई इनके अंतराल के बराबर होगी। मान लो चौथे से तीसरे में आया तो E4 माइनस E3, या तीसरे से दूसरे में आया तो E3 माइनस E2, या चौथे से दूसरे में आया तो E4 माइनस E2, दूसरे से पहले में आया तो E2 माइनस E1। इस तरह से ये होगा, ठीक है ना, ऊर्जा अंतराल इस प्रकार से निकलेगा। तो ये तो मैंने ये बता दिया कि क्यों ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। अब अपन थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दोनों की, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम की, उसके बाद आगे की बातें करेंगे न्यूमेरिकल वाली। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये नोट कर लो, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये इसकी व्याख्या करने के काम आती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। हाँ भाई मैं साफ कर रहा हूँ इसको। देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होगा, कि कोई द्रव्य का अणु, द्रव्य के जो अणु परमाणु रहते हैं, अणु या परमाणु, वो विकिरण से क्रिया करके ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं। ये उत्तेजित होने का मतलब कि उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाना। सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में तो निम्नतम ऊर्जा स्तर है वो स्थायी अवस्था है। ऊर्जा का अवशोषण करके वो उत्तेजित हो गए, ऊपर चले गए, ठीक है ना। अब वो अवस्था कैसी होती है, अस्थायी होती है, अस्थायी हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, कम ऊर्जा वाली स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए विकिरण का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। विकिरण का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। और इसी विकिरण को, जो जिस विकिरण का उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर इसी को हम प्रिज्म से गुजार दें तो हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई उत्तेजित प्रतिदर्श है, ये कैसा प्रतिदर्श है, उत्तेजित प्रतिदर्श है, स्फोट उत्तेजित प्रतिदर्श, मतलब यहां परमाणु जो उत्तेजित हो चुके हैं। अब ये उत्तेजित हो चुके हैं तो ये स्थायी अवस्था में आएंगे, निम्नतम ऊर्जा अवस्था में आएंगे। निम्नतम ऊर्जा अवस्था में आएंगे तो ये विकिरण का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। तो इनके विकिरण का जब ये उत्सर्जन करेंगे तो उसको स्लिट से गुजारते हैं, मतलब ये विकिरण का उत्सर्जन कर रहे हैं, इनको पहले तो स्लिट से गुजार लेते हैं, ये स्लिट है, इससे गुजारा, इस स्लिट से गुजारने के बाद इसको प्रिज्म से गुजारते हैं। ये प्रिज्म से गुजारेंगे तो इसका हमें इस पे संसूचक पर, फिल्म या संसूचक पर, ये फिल्म या संसूचक लगा लिया यहां पर, उस पर इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। ये स्पेक्ट्रम जो इस तरह बैंड के रूप में प्राप्त होता है, रेखित रूप में, चमकीली रेखाओं के रूप में, ठीक है ना। इधर की ओर जाते हैं तो तरंग इधर बढ़ती है। ये जो स्लिट, ये आपका प्रिज्म, ठीक है ना, ये फिल्म या संसूचक है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को कैसे डिफाइन करेंगे, द्रव्य के अणु परमाणु
विकिरण से क्रिया करके, विकिरण से क्रिया करके ऊर्जा अवशोषण, ऊर्जा अवशोषण कर उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और अस्थायी हो जाते हैं, और अस्थायी हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। और जब कम ऊर्जा वाली, जब कम ऊर्जा वाली स्थायी अवस्था में आते हैं, कम ऊर्जा वाली स्थायी अवस्था में आते हैं, तो विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। इस विकिरण को प्रिज्म से गुजारकर, इस विकिरण को प्रिज्म से गुजारकर फिल्म या संसूचक, गुजारकर संसूचक पर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ में ऊर्जा अवशोषण के बाद, ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को, उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को ही क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हो गई। किसी पदार्थ में ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को, मतलब पहले उसको उत्तेजित करो, फिर वो स्थायी अवस्था में आएगा। जब वो स्थायी अवस्था में आएगा, न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में आएगा, तो विकिरण का उत्सर्जन करेगा। उस विकिरण को प्रिज्म से गुजारकर हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेते हैं। हमको पता लग जाएगा उस स्पेक्ट्रम के अध्ययन से कि वो किस तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है या किस ऊर्जा की विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है। ये आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गया। अब दूसरा देखते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखो सतत स्पेक्ट्रम भी क्या है? इस समय जो प्राप्त होगा ऊर्जा अवशोषण के समय, उसमें भी यही बनेगा। बस यहां पर क्या करेंगे, ये उत्तेजित प्रतिदर्श की जगह यहां पर प्रतिदर्श रख दिया। ये प्रतिदर्श ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये प्रतिदर्श क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण।
तो यहां से सफेद प्रकाश स्रोत डालते हैं, सनलाइट डालते हैं, सफेद प्रकाश या सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, तो ये इनका अवशोषण करेंगे। तो इसमें से कुछ ही तरंगों का अवशोषण करेंगे, कुछ ही विकिरणों का अवशोषण करेंगे, सारी विकिरणों का अवशोषण नहीं करेंगे। तो कुछ का तो अवशोषण कर लेंगे, बाकी का जो अवशोषण नहीं करेंगे वो बाहर निकलेंगे, उनको प्रिज्म से गुजारेंगे, तो वो तो चमकीली रेखाओं के रूप में दिखाई देंगे, और जिनका अवशोषण कर लिया वो डार्क रेखाओं के रूप में दिखाई देंगी, अवशोषित विकिरण में। ठीक है ना, ऐसे बीच बीच में से जिनका अवशोषण कर लेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अब देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण के समय जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है, जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो विकिरण की कुछ तरंगदैर्ध्य, विकिरण की कुछ तरंगदैर्ध्य का तो अवशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। गहरे रंग की लुप्त तरंगदैर्ध्य की रेखाएं, लुप्त तरंगदैर्ध्य की रेखाएं चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं, चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। इसे ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसे ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तो जिस समय उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉन, अवशोषण स्पेक्ट्रम जब सतत विकिरण डाल रहे हैं उनमें से कुछ का तो अवशोषण कर लिया, अब कुछ का अवशोषण कर लिया तो उनकी जगह तो हमें काली रेखाएं दिखाई देंगी, डार्क, और बाकी जिनका अवशोषण नहीं किया है वो चमकीले के रूप में दिखाई देंगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया। तो ये दो स्पेक्ट्रम होते हैं। अब इनके बारे में देखेंगे अपन, कैसे इनकी तरंगदैर्ध्य का पता लगता है, कैसे तरंग संख्याओं का पता लगता है, वो चीज देखेंगे।